स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा है कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। मैं सुधांशु सर आप लोगों के लिए वर्ग 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का सेकेंड क्लास लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट किया जाए। हेलो बच्चों, चलिए पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के बारे में, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के बारे में जाने। चलिए, चैप्टर 1 का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। चैप्टर 1 का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चलिए, इस चैप्टर में हम लोग विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिए थे और विभिन्न पहलुओं में कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़े थे, चलिए देख लिया जाए। पहला टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़े थे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था का परिचय। याद रखिएगा, पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे? अर्थव्यवस्था का परिचय। सेकेंड टॉपिक था अर्थव्यवस्था का कार्य। थर्ड टॉपिक था बाबू लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था का अर्थ। फोर्थ टॉपिक था बाबू लोग अर्थव्यवस्था का कार्य, अर्थव्यवस्था का संरचना। और फिफ्थ टॉपिक में हम लोग पढ़े थे क्या बाबू लोग कि अर्थव्यवस्था का प्रकार। प्यारे बच्चों, इन सभी टॉपिकों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा और यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चलिए, आज हम लोग कौन सा चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और यह चैप्टर किस क्लास का है जी? तो यह क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का यह हमारा इकोनॉमिक्स का सेकेंड वीडियो है। यह कौन सा वीडियो है? सेकेंड वीडियो। और यह नया बैच स्टार्ट हुआ है और इस बैच से आप लोग ज्वाइन हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि वर्ग 10th के बच्चों के तक यह पहुंच पाए और यह आप लोगों के लिए क्या हो सके? लाभदायक हो सके। चलिए, आज का टॉपिक है मेरा कि आधारिक संरचना क्या होता है। बाबू लोग ध्यान देके समझिएगा। बाबू लोग कह रहा है, टॉपिक क्या कह रहा है कि आधारिक संरचना क्या होता है। आधारिक संरचना, याद रखिएगा, आधारिक संरचना होता क्या है? तो याद रखिएगा, वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के आधार होते हैं। याद रखिएगा, आधारिक संरचना का डिफिनीशन देंगे, वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के आधार होते हैं, जो किसी देश के आधार होते हैं, उन्हें आधारिक संरचना कहा जाता है। उन्हें आधारिक संरचना कहा जाता है। संरचना कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा। याद रखिएगा, बिजली हो जाएगा, शिक्षण संस्थान हो जाएगा, शिक्षण संस्थान हो जाएगा, चिकित्सक केंद्र हो जाएगा, चिकित्सक केंद्र हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, संचार हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारा चीज हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आधारिक संरचना आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बताइएगा कि यह जो होता है देश का आधार माना जाता है। जैसे बिजली हो गया, यह भी देश का आधार माना जाता है। बिजली, शिक्षण संस्था, चिकित्सक केंद्र, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, यह सब क्या होता है? हमारा देश का आधार होता है। तो आधारिक संरचना का अर्थ बोलेंगे क्या कि वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के आधार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बाबू लोग? तो आधारिक संरचना कहा जाता है। आधारिक संरचना को आप आधारभूत संरचना भी कह सकते हैं बाबू लोग। क्या कह सकते हैं? आधारभूत संरचना भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछता है आधारिक संरचना क्या होता है, तो बोलेंगे यह क्या होता है? देश का आधार होता है।
तो देश का आधार होगा तो वह क्या कहलाएगा बुआ? आधारिक संरचना कहलाएगा। जैसे बिजली हो गया, शिक्षण संस्थान हो गया, चिकित्सक केंद्र हो गया, बैंक हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, यह सब क्या होता है? हमारा देश का आधार होता है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसे आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहा जाता है। चलिए बच्चों, और फिर से अब सेकेंड टॉपिक मेरा क्या कह रहा है? सेकेंड टॉपिक कह रहा है क्या बाबू कि पहला हम जानेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। बाबू लोग, मानव विकास सूचकांक क्या होता है? सूचकांक क्या होता है बाबू लोग, इसके बारे में देखा जाएगा। जैसे याद रखिएगा, इसको HDI भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HDI भी कहा जाता है। अब बोलिए सर, यह HDI का पूरा नाम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, HDI क्या पूरा नाम होता है? ह्यूमन, बाबू ध्यान दे के समझेंगे लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह HDI का पूरा नाम होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देके समझते चलिएगा, और जहां भी दिक्कत हो वहां पे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। प्यारे बच्चों, यह क्या है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक होता क्या है? तो देखिएगा, ध्यान देके समझिएगा कि संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, बाबू ध्यान देके समझते चलिएगा, संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जीवन आशा शिक्षा प्राप्ति एवं जीवन स्तर के आधार पर जारी किया जाने वाला सूचकांक मानव विकास सूचकांक कहलाता है। मानव विकास सूचकांक कहलाता है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यह मानव विकास सूचकांक होता क्या है। तो बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जीवन आशा, ध्यान दीजिएगा कि जीवन आशा शिक्षा प्राप्ति एवं जीवन स्तर के आधार पर जारी किया जाने वाला सूचकांक क्या कहलाता है बाबू? मानव विकास सूचकांक कहलाता है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक 1990 में, याद रखिए कब प्यारे बच्चों? 1990 में किनके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था। मेरे महबूब नहीं, महबूब उल हक, इनका नाम था क्या? महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था। किनके द्वारा जारी किया गया था? जारी किया गया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि पूछ देगा बाबू यहाँ पे कि सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था? 1990 में। और याद रखिएगा किनके द्वारा जारी किया गया था? तो महबूब उल हक के द्वारा। किनके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा 1990 में क्या जारी किया गया था? मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था। प्यारे बच्चों, यह महबूब उल हक कहाँ के अर्थशास्त्री माने जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, महबूब उल हक जो थे वह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री माने जाते हैं। ठीक है,
प्यारे बच्चों हम लोग क्या देखे अभी वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। तो एक बार छोटा सा झलकिया देख लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र अभिकरण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति एवं जीवन स्तर के आधार पर जारी किया जाने वाला सूचकांक क्या कहलाता है? मानव विकास सूचकांक कहलाता है। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक जो है 1990 में महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था। और आपसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन भी पूछ देता है महबूब उल हक कहाँ के अर्थशास्त्री माने जाते हैं? तो प्यारे बच्चों महबूब उल हक जो थे वह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक चला जाए। दूसरा टॉपिक मेरा क्या है बाबू लोग कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है प्यारे बच्चों? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NHDR। इसको क्या कहा जाता है? NHDR कहा जाता है प्यारे बच्चों। यह NHDR का पूरा नाम बोलिएगा गुरुजी, NHDR का पूरा नाम क्या होता है? हम बोलेंगे घबराइए नहीं, हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग को फुल फॉर्म भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि यह फुल फॉर्म से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों NHDR के बारे में जाना जाए। NHDR बहुत अच्छा मतलब बहुत ईजी है। N फॉर क्या होता है बाबू लोग? N फॉर A फॉर एप्पल होता है ना, जैसे उसी प्रकार N फॉर नेशनल, याद रखिएगा N फॉर नेशनल और H फॉर ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, H फॉर हैन नहीं, H फॉर यहाँ पे क्या बना देंगे जी? ह्यूमन बना देंगे। D फॉर क्या होता है? डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट याद रखिएगा। T फॉर क्या हो जाता है? डेवलपमेंट। और R फॉर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रिपोर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि अब पूछ दीजिएगा सर इतना अच्छा ट्रिकली क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बाबू ध्यान दीजिएगा कि NHDR को N फॉर नेशनल, H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, R फॉर क्या होता है? रिपोर्ट, यानी कि नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर आपसे कोई भी पूछता है NHDR का पूरा नाम क्या है तो आप बताइएगा नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और याद रखिएगा नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का हिंदी क्या होता है? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। याद रखिएगा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट होता है। याद रखिएगा एन नेशनल फॉर क्या होता है? राष्ट्रीय, ह्यूमन फॉर क्या होता है? मानव, डेवलपमेंट फॉर क्या होता है? विकास, और रिपोर्ट फॉर रिपोर्ट ही होता है। याद रखिएगा यह क्या होता है? तो भारतीय योजना आयोग द्वारा, ध्यान देके समझिएगा, भारतीय योजना आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यय के आधार पर जारी किया जाने वाला प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। देखिए इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है और यह आपके रग रग में हम एकदम बरसा देंगे इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स अब की बार 94 पार, याद रखिएगा यही नारा रखना है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है, यानी कि नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है। और याद रखिएगा तो बोलेंगे भारतीय योजना आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यय के आधार पर जो सूचकांक तैयार किया जाता है, जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है ना, उसी को क्या कहा जाता है जी? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। और यह जो है सन 2002 में योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू किया गया था। याद रखिएगा पूछ देगा आपसे NHDR सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया और कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा NHDR जो है 2002 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2002 में लागू किया गया। किनके द्वारा? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू किया गया था। और ये योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। आपको योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, योजना आयोग का गठन कब हुआ था और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको जानकारी बता रहे हैं। चलिए बच्चों थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में जान लिया जाए। अभी टॉपिक आया है कि भारतीय योजना आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यय के आधार पर
जारी किया जाने वाला प्रतिवेदन क्या कहलाता है? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम नहीं जानेंगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था और योजना आयोग क्या होता है और योजना आयोग के तहत क्या क्या होता है, यह हमें जानकारी नहीं रहेगा तो हम यह समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या होता है कि भारतीय योजना आयोग। चलिए देखिए, योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि योजना आयोग जो होता है ना बुआ, इसका गठन जो है, बाबू ध्यान दे के, जहाँ समझ में नहीं आया ना आप लोग सीधे क्या कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा सर यह टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो उस पर पूर्ण वीडियो बनाया जाएगा और उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए वहाँ पे कमेंट जरूर करें। याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या योजना आयोग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह योजना आयोग होता क्या है? तो योजना आयोग का गठन जो है ना, वो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बाबू आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, अगर पूछ दे वर्तमान समय में, याद रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा अध्यक्ष कौन है, तो आप बताइएगा क्या कि कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, अभी मोदी जी हैं। याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, अब योजना आयोग का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया और नीति आयोग रख दिया गया और इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब योजना आयोग का कार्य होता है पंचवर्षीय योजना तैयार करना। याद रखिएगा, इसका कार्य क्या होता है बुआ? पंचवर्षीय योजना तैयार करना। पंचवर्षीय योजना तैयार करना। याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना क्या होता है। अब चलिए थोड़ा सा टॉपिक में जानेंगे कि यह पंचवर्षीय योजना होता क्या है। चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे थे योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के बारे में हम लोग समझ लिए कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और तीसरा का टॉपिक में हम लोग देख लिए कि योजना आयोग जो होता है ना, कि वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह कौन है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, वर्तमान समय में अब हम देखेंगे कि हम पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे कि यह पंचवर्षीय योजना होता क्या है। चलिए, पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना क्या होता है? योजना आयोग अगले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास हेतु योजनाएं बनाती है जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। देखिए, पंचवर्षीय योजना क्या होता है कि योजना आयोग अगले 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए बाबू लोग? 5 वर्षों के लिए क्या बनाती है? आर्थिक विकास हेतु योजनाएं बनाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है बाबू? पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना आपसे पूछेगा पंचवर्षीय योजना क्या है, तो आप बताइएगा कि योजना आयोग अगले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास हेतु योजनाएं बनाती है, जिन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए बच्चों, पंचवर्षीय योजना से पहले हम जानेंगे कुछ सर्वोदय योजना के बारे में। यह सर्वोदय योजना कब हुआ था? याद रखिएगा 1950 ईस्वी में। याद रखिएगा कि सर्वोदय योजना
1950 ईस्वी में, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, कौन जी, जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास की एक नवीन योजना प्रस्तुत की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सर्वोदय योजना। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सर्वोदय योजना जो है कब हुआ था? 1950 में। सर्वोदय योजना क्या होता है? तो आप बताइएगा क्या कि 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास की एक नवीन योजना प्रस्तुत की, जिसे क्या कहा जाता है बाबू लोग? सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। और इस योजना का अधिकांश भाग सरकार द्वारा अपनाते हुए योजना आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। याद रखिएगा कि सर्वोदय योजना का अधिकांश भाग सरकार द्वारा अपनाते हुए क्या किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। और योजना, पंचवर्षीय योजना जो है वह किनके द्वारा तैयार किया जाता है? योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना जो है वह किनके द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप लोग जवाब क्या देंगे कि योजना आयोग के द्वारा। किनके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा देखेंगे क्या कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन जो है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, पूछ देगा कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बिहार बोर्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और यह बिहार बोर्ड के लायक भी क्वेश्चन नहीं है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो यह सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वह बीपीएससी टीचर बहाली हो या कोई भी मतलब शिक्षक बहाली हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें भी यह सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे कह रहा है क्या? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना जो होता है इसका अनुमोदन किस संस्था के द्वारा किया जाता है या किनके द्वारा किया जाता है, तो आप बोलिएगा क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और यह किसका अनुमोदन करता है? तो याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। कौन? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। और यह क्या करता है? तो पंचवर्षीय योजना का क्या करता है जी? अनुमोदन करता है। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे कि योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। याद रखिएगा, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो चर्चा है ना, हमारे संविधान में नहीं किया गया है। किसका जी? तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना, हाँ, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। याद रखिएगा, लेकिन इसलिए इसे गैर संवैधानिक, कौन सा संवैधानिक? गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी की संस्था के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि जो है राष्ट्रीय विकास परिषद कौन से संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था है या सलाहकारी संस्था के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? तो गैर संवैधानिक या सलाहकारी संस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखिएगा कि योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, योजना आयोग हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो, याद रखिएगा, योजना आयोग हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो, इसका अध्यक्ष जो होता है ना, अध्यक्ष वह कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वह एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होते हैं। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और पूछ देगा वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताइएगा? श्री नरेंद्र मोदी। और योजना वर्तमान समय में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताइएगा? कि नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, कुछ टॉपिक हम लोग ध्यान देंगे अब यहाँ पर भी कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष, जब योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो आप बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और याद रखिएगा उपाध्यक्ष पूछेगा, याद रखिएगा उपाध्यक्ष पूछेगा तो आप किसको बोलिएगा? गुलजारी लाल नंदा।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखा जाए क्या कि टॉपिक कह रहा है क्या कि योजना आयोग के द्वारा, याद रखिएगा योजना आयोग के बारे में आप तो समझ ही गए होंगे। योजना आयोग क्या होता है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप लोग को एक छोटा सा पहलू में फिर से बता दे रहे हैं कि योजना आयोग का गठन, यह दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। यानी कि वर्ग 10th में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो यह वर्ग 10th के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। एनडीसी का गठन कब किया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। चलिए देखिए, योजना आयोग के द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजना, कितने पंचवर्षीय योजना जी, 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि योजना आयोग के द्वारा अब तक कितने पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। और ये इसके अतिरिक्त 5 वार्षिक योजना, याद रखिएगा 12 पंचवर्षीय योजना, 5 वार्षिक योजना और 1 अनवरत योजना भी बनाया गया। किसके द्वारा, याद रखिएगा योजना आयोग के द्वारा। तो योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना, याद रखिए कौन सी योजना, 12 जो है, याद रखिए यहाँ पे 12 पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया, पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया। 5 को जो है याद रखिएगा वार्षिक योजना, 5 जो है कौन सा योजना जी, वार्षिक योजना बनाया गया। और याद रखिएगा 1 जो है अनवरत योजना बनाया गया, याद रखिएगा अनवरत योजना बनाया गया। याद रखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि योजना आयोग के द्वारा क्या क्या बनाया गया था, क्या क्या चीज का निर्माण किया गया था। तो आप बताइएगा कि योजना आयोग अब तक 12 पंचवर्षीय योजना, 5 वार्षिक योजना और 1 अनवरत योजना का निर्माण किया है। याद रखिएगा योजना आयोग के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा अब योजना आयोग का जो है यहाँ पे समझिएगा बाबू लोग कि योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल थोड़ा सा अब हम लोग समझेंगे। किस योजना का कार्यकाल समझेंगे, पंचवर्षीय योजना। जो पंचवर्षीय योजना योजना आयोग के द्वारा कितने को बनाया गया है, 12 को। कितना को बनाया गया है बाबू लोग, 12 को बनाया गया। चलिए अब इसका कार्यकाल देख लिया जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक माना गया, यानी कब से कब तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए प्यारे बच्चों देखा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना, याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि काल 1951 से 56 तक था। याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि काल पूछ दे, कार्यकाल पूछ दे कब से कब तक माना जाता है, तो आप बताइएगा 1951 से 56 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि काल माना जाता है। कुछ कहा नहीं। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक माना जाता है, 1951 से 56 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि काल माना जाता है। चलिए प्यारे बच्चों अब देखेंगे क्या कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कौन से पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक माना जाता है। तो आप बताइएगा 1956 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि काल माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो आप बताइएगा 1961 से 66 तक चला था। याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक, 1961 से 1966 तक चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक चला था, तो 1969 से 74 तक चला था। पंचम यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना, पंचम मतलब 5, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक चला था, 1974 से 79 तक चला था। याद रखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक चला था, 1980 से 85 तक चला था। सातवीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक चला था, 1985 से 90 तक चला था। याद रखिएगा पूछ देगा आपसे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा 1985 से 90 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। उसके बाद याद रखिएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1992 से 97 तक। याद रखिएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल माना जाता है। उसके बाद पूछेगा नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक माना जाता है, तो आप प्यारे बच्चों बताइएगा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल 1997 से 2002 तक चला था। उसके बाद प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक माना जाता है, तो आप बताइएगा 2002 से 2007 तक की अवधि काल
कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधिकाल है जी? तो याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधिकाल है। कब से कब तक? तो 2002 से लेकर 2007 तक। उसके बाद आता है वो 11वीं, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधिकाल कब से कब तक? तो 2007 से लेकर 2012 तक की अवधिकाल को 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधिकाल माना जाता है। और सबसे लास्ट जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से कब तक चला था? 2012 से लेकर 2017 तक के चला था। हाँ, बहुत ही गर्मी है गर्मी। चलिए, लेकिन गर्मी कुछ भी हो, हमें पढ़ते रहना है। गर्मी आते रहेगा, हम लोग अपना पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखेंगे क्या कि हम लोग पंचवर्षीय योजना 12 को पढ़ लिए कि 12 को पंचवर्षीय योजना काल योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया, 5 वार्षिक योजना और एक कौन सा योजना बनाया गया? अनवरत योजना। क्या बच्चे लोग कि 5 गो वार्षिक योजना किसके द्वारा बनाया गया? योजना आयोग के द्वारा। 12 को पंचवर्षीय योजना किनके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा योजना आयोग के द्वारा। और एक वो अनवरत योजना बनाया गया किनके द्वारा? तो योजना आयोग के द्वारा प्यारे बच्चों बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि यह वार्षिक योजना, याद रखिएगा वार्षिक योजना, प्रथम वार्षिक योजना, द्वितीयक वार्षिक योजना और तृतीयक वार्षिक योजना, इसके बारे में हम देखेंगे। याद रखिएगा प्राथमिक वार्षिक योजना कब से कब तक? 1966 से 67 तक। याद रखिएगा द्वितीयक वार्षिक योजना जो है वो याद रखिएगा 67 से 68 तक। और तृतीयक वार्षिक योजना जो था वो 68 से 79 तक। याद रखिएगा। अब ध्यान देके प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्या कि यह प्रथम योजना अवकाश, याद रखिएगा प्रथम योजना अवकाश, याद रखिएगा प्रथम योजना अवकाश हम लोग देख लिए। अब देखिए हम लोग देखेंगे यह अनवरत योजना के बारे में। तो अनवरत योजना जो है 1978 से 80 तक चला था। और याद रखिएगा द्वितीय योजना अवकाश काल जो है 1990 से 92 तक चला था। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले हम लोग देखें कि पंचवर्षीय योजना के बारे में देखें, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखें जिससे हमें जानकारी प्राप्त हुआ। अब चलिए हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास अब हम लोग देखेंगे। देखिए समावेशी विकास क्या होता है, समावेशी विकास क्या होता है, अब लोग ध्यान देके समझेंगे। देखिए समावेशी विकास देखिए क्या होता है, अब ध्यान देके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, वैसा विकास जो सरकार के द्वारा भेजे गए लाभ को समाज के सबसे निर्धनतम वर्ग तक समान रूप से पहुंचाया जाए तो उसे क्या कहते हैं बाबू लोग? समावेशी विकास कहते हैं। याद रखिएगा समावेशी विकास, याद रखिएगा आर्थिक विकास की वह पद्धति, याद रखिएगा क्या बोलेंगे बाबू लोग कि आर्थिक विकास की वह पद्धति, आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें सरकार के द्वारा भेजे गए लाभ को समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचाया जाए तो उसे समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि समावेशी विकास किसे कहते हैं तो आप जवाब दीजिएगा कि आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें सरकार के द्वारा भेजे गए लाभ को, याद रखिएगा क्या बोलिएगा कि आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें सरकार के द्वारा भेजे गए लाभ को समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक, कौन से व्यक्ति तक? समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचाया जाए, याद रखिएगा। तो उसे क्या कहते हैं जी? समावेशी विकास कहते हैं। यानी सरकार के द्वारा जो लाभ भेजा जाता है वह समाज के सबसे गरीब वर्ग तक समान रूप से पहुंचाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समावेशी विकास कहते हैं। याद रखिएगा कि समावेशी विकास देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे कि सतत विकास के बारे में। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों।
अब देखेंगे हम लोग क्या सतत विकास। देखिए सतत विकास होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, सतत विकास होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए हमें पढ़ाई के साथ साथ देखिए सतत विकास के बारे में हम देखेंगे अभी वर्तमान समय में। देखिए सतत विकास क्या होता है, तो याद रखिएगा आर्थिक विकास की वह पद्धति, आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ, वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है, भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है, तो उसे सतत विकास कहते हैं, तो उसे सतत विकास कहते हैं। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सतत विकास किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें सरकार सॉरी बाबू लोग, देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे सतत विकास क्या है, तो आप बोलिएगा आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, सतत विकास कहलाता है। याद रखिएगा सतत विकास आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कोई, तो आप बोलिएगा आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है। क्या कहलाता है बाबू, सतत विकास कहलाता है। देखिए आज का क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण और इससे दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। याद रखिएगा आज जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और यह हमारा क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी आज का जो सेशन है, आज सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो यह हमारा रहेगा कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से हैं और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है। ध्यान दीजिएगा पहला टॉपिक याद रखिएगा कि बिहार जो है ना हमारा, बिहार के पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से हैं। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछेगा कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्नवत है। याद रखिएगा निम्नवत है, बहुत सारा कारण है बिहार के पिछड़ेपन के। याद रखिएगा बिहार आज पिछड़ा है इसलिए बहुत सारा कारण है। पहला कारण यह है अशिक्षा। याद रखिएगा पहला कारण क्या है बुआ, अशिक्षा। दूसरा क्या कारण है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि। याद रखिएगा प्रशासनिक भ्रष्टाचार। याद रखिएगा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, आधारभूत संरचना का अभाव, आधारभूत संरचना का अभाव, बाढ़ एवं सुखाड़, बाढ़ एवं सुखाड़, बाढ़ एवं सुखाड़, केंद्रीय असहयोग, केंद्रीय असहयोग। याद रखिएगा आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से हैं, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन तो यह फेवरेट क्वेश्चन है इसका कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से हैं और इससे दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप बताइएगा, डरिएगा नहीं, आप बोलिएगा कि बिहार के पिछड़ेपन के निम्नवत कारण है। पहला अशिक्षा, यानी यहाँ पे शिक्षा की बहुत सारा कमी है इसलिए यहाँ पे बिहार को पिछड़ा माना जाता है। यानी कि पहला कारण क्या हो जाएगा, अशिक्षा। दूसरा क्या कारण क्या होगा, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। याद रखिएगा तीसरा क्या कारण क्या हो जाएगा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। चौथा कारण क्या हो जाएगा, आधारभूत संरचना का अभाव। और चौथा बाढ़ एवं सुखाड़। बिहार में कभी बाढ़ आ जाता है और कभी क्या आ जाता है बुआ, सुखाड़ आ जाता है। और याद रखिएगा केंद्रीय असहयोग, यानी इन्हीं सभी कारणों से बिहार आज क्या है बुआ, पिछड़ा है। और याद रखिएगा देखिए बाबू लोग, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो मेरे क्लास को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब से मुझे क्या होगा, क्या देखिए एनर्जी मिलेगा। और आप यह वीडियो को सेशन को पहुंचाएं, यानी कि सेशन को हर बच्चे के पास पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज का लास्ट टॉपिक है यह कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय कौन कौन सा है। तो पहली बात, शिक्षा का व्यापक प्रसार कर दिया जाएगा। याद रखिएगा शिक्षा का व्यापक प्रसार, शिक्षा का व्यापक प्रसार करके बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है।
दूसरा का जनसंख्या में कमी करके, जनसंख्या को कमी देखिए सरकार बहुत सारा नियम अपना रही है कि हम दो हमारे दो, यानी कि जनसंख्या की कमी, याद रखिएगा जनसंख्या में कमी करके, याद रखिएगा। तीसरा का याद रखिएगा, तीसरा का प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करके, याद रखिएगा। चौथा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बाढ़ एवं सुखाड़ से बचने के लिए, बाढ़ एवं सुखाड़ से बचने के लिए, सुखाड़ से बचने के लिए राज्य के सभी नदियों को, राज्य के सभी नदियों को आपस में जोड़कर, और पांचवा केंद्रीय सहयोग, केंद्रीय सहयोग। देखिए बिहार के पीछेपन को दूर करने का उपाय कौन कौन से हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि बिहार के पीछेपन को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला शिक्षा का व्यापक प्रसार करके, दूसरा का जनसंख्या में कमी करके, तीसरा का प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करके, एवं चौथा जो होगा बाढ़ एवं सुखाड़ से बचने के लिए राज्य के सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, जिससे बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है और बिहार को पीछेपन के दूर से बचाया जा सकता है। और केंद्रीय सहयोग अगर मिलता है तो हमारे बिहार के पीछेपन को दूर किया जा सकता है। चलिए बच्चों आज के लिए बस हम लोग का साथ इतने ही समय तक है, कल फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें एनर्जी मिले। चलिए बच्चों इस यहाँ तक बनने के लिए आप लोगों को थैंक यू। फिर कल मिलते हैं, कल नए एनर्जी के साथ, नए रुतबा के साथ और नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ मिला जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।